यहाँ पर है हमारे पास। आज हम यूपी एपीओ रेगुलेशन की एक क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर अध्याय 11 अध्याय 10 ऑलरेडी हमारे लॉ चैनल पे आप लोगों को करा दिए गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अध्याय 11 की। तो अध्याय 11 क्या है? जो 104 से लेकर जो 104 पैरा नंबर से लेकर कितना है, टोटल 128 तक की बात करता है। जिसमें अध्याय 11 जो है वो अनुसंधान के बारे में बात करता है। तो अनुसंधान मतलब जैसे कि किसी कोई अपराध हो रहा है, कोई अपराध किसको पता चलेगा, किसको बताना है, कौन सा अपराध हुआ है, कैसे इंफॉर्मेशन देनी है, किस तरह से काम करना है। तो ये सारी चीजें एक तरह से हर जगह पे इकट्ठी की जाती है। तो अनुसंधान जब किसी संज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त हुई हो, जब थाने के भार साधक अधिकारी को यह विनिश्चय करना चाहिए कि क्या अन्वेषण वांछनीय है। मतलब मान लो कोई संज्ञेय अपराध हुआ है और थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसा लगता है कि वहां पर उसे जांच के लिए जाना चाहिए, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157(1) का क्लॉज था के द्वारा दिए गए विवेक का प्रयोग करने में उसे उस पर विचार करना चाहिए कि ये मामला आपराधिक न्यायालय की अपेक्षा सिविल का, और क्या प्रशासन के हित से पुलिस द्वारा कार्यवाही आवश्यक है या कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इष्टकर है। मतलब जब वो अन्वेषण करने के बारे में सोचता है तो वो ये देखता है कि क्या ये मामला आपराधिक है या सिविल प्रवृत्ति का है, क्या इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। ये सारी चीजें जो देखता है वो कौन देखता है? थाने का भार साधक अधिकारी देखता है। और अपने डिस्क्रिशन पावर, अपने विवेक का प्रयोग करके जिसके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 क्लॉज 1 के खा में बताया गया है। नए सेक्शंस क्या है? तो जहां जहां यहाँ पर आईपीसी के पुराने सेक्शंस हैं, वहां पर नए सेक्शंस कौन कौन से ऐड ऑन हुए तो उसकी यूपी रेगुलेशन एक्ट की एक अलग से आपको एक्सेल शीट बना के हम अपने चैनल पे जल्दी से प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद कोई अन्वेषण नहीं किया जाना चाहिए यदि परिवाद की विषय वस्तु भारतीय दंड संहिता की धारा 95 की परिधि में जाने वाली प्रतीत हो। मतलब कहने का ये है कि अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 95 और वहां पे उसे लग रहा है कि नहीं, धारा 95 की परिधि में की जाने वाली प्रतीत हो, तो परिवादी द्वारा कोई तकनीकी अपराध खड़ा किया जाना या किसी विवाद का अभियोजन करने में पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए किसी क्षुद्र झगड़े को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाना अगर प्रतीत होता है, तो ऐसे मामले में किसी विशिष्ट मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश या विशिष्ट रूप से अपराध के किसी विशिष्ट वर्ग में महानिरीक्षक की सहमति लेनी पड़ेगी। और इन परिस्थितियों में वो अन्वेषण करेगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में भी वो बताएगा कि उसने अन्वेषण क्यों नहीं किया है। ये चीज। अब मैं यहाँ पर अगर आगे आपसे बात करूं, तो अगर कोई चोरी पकड़ी गई है, या जब तक कि ये विश्वास करने का कारण नहीं है कि कोई पेशेवर अपराधी से संबंधित है। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने एक बार चोरी करी, ठीक है, अब वो लगातार उसकी है पेशेवर अपराधी है, वो चोरी करता ही चला जा रहा है ना, बार बार पुलिस उसे पकड़ती है, छोड़ देती है, लेकिन उसका ऐसा पेशा बन चुका है कि चोरी उसको करनी ही करनी है, लोगों को नुकसान पहुंचाना है। तो अपराधी पकड़ ना लिया गया हो जिसके अभियोजन के लिए परिवादी इच्छुक है, तो वहां पर वो अन्वेषण नहीं करेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 325 के जो भी मामले आते हैं वो सारे के सारे देखेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 147, मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से ये प्रयास करूंगी कि जो आईपीसी के पुराने सेक्शंस यहाँ पर यूज हो रहे हैं उसकी जगह मैं आपको नए सेक्शंस की एक लिस्ट अलग से प्रोवाइड कराऊंगी, जो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों के लिए पोस्ट हो जाएगी, जो आगे चलकर आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से पैरा के कौन से क्लॉज में आईपीसी के सेक्शंस को यूज किया गया है, जो आज के टाइम में बीएनएस के ये सेक्शंस हैं। आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 341 से 344 सबके मामले जो भी आते हैं, इनमें इन परिस्थितियों में जो पुलिस वाला भार साधक अधिकारी है थाने का, वो जांच नहीं करेगा और ना ही किसी की वो परमिशन लेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पैरा नंबर यहाँ पर हमारे पास आता है 105। ठीक है, चलिए
अब हम पैरा नंबर 105 की बात करते हैं, जो क्या कहता है, जब कभी थाने का भार साधक अधिकारी यह निर्णय करे कि किसी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण नहीं किया जाएगा। जब भी कोई थाने के इंचार्ज के पास, जिसको हम आईओ बोलते हैं, उनके पास अगर कोई केस जाता है और उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि उसे इस पर जांच नहीं करनी है, तो वो किस धारा की पालना कर रहा है, तो वो धारा 157 की पालना कर रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की मूल और तीसरी परत पर मामले का अन्वेषण ना करने के कारण भी बताएगा कि उसने मामले का अन्वेषण क्यों नहीं किया है। रीजंस भी लिखने जरूरी होते हैं, ये नहीं कि पुलिस वाले ने बोला अरे मैं नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं है, ऐसे नहीं होता है। वहां पे उसको रीजंस भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो रिपोर्ट करने वालों को दी जाएगी कि उसने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, सॉरी, और ये तथ्य अंकित करने चाहिए कि कोई अन्वेषण नहीं किया जाएगा। पैरा नंबर 104 क्लॉज 3 वर्ग में गिनाए जाएंगे। जो अभी मैंने आपको ऊपर पैरा पढ़ाए थे उसके अंदर इस वर्ग में आ रहे थे, इसलिए मैंने अन्वेषण नहीं किया। मुझे पता था कि वो बंदा चोरी करता है, वो पहले भी अपराधों में पकड़ा गया है, तो मैं उसको सीधा पकड़ूंगा, उसका नाम ऑलरेडी हमारी लिस्ट में दर्ज है। तो ऐसे मामलों में वो जांच ही नहीं करेगी। अगर हम किसी घर के, हम बोला जी हमारे घर में ना रामू नाम के आदमी ने चोरी कर ली, ठीक है, पुलिस वाला बोलेगा अच्छा वही रामू जो ये पीछे आपकी कच्ची बस्ती में रहता है, ये नाम है, ये फोटो है, देखो जी इसका तो पहले से कई इसके मुद्दे हमारे पास आ चुके हैं, ये तो जैसे ही पकड़ा जाएगा मैं आपको इत्तला कर दूंगा। तो इस मामले में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। ठीक है। इस तरह से अपराध का अधीक्षक की आज्ञा से था अन्य अन्वेषण करे या ना करने का आदेश दे, तो उसे जर्नल डायरी में भी लिखेगा कि इस केस पर उसने जांच क्यों नहीं करी, या इसके बारे में वो पहले से जानता था, इस अपराधी को वो भी पकड़ने की फिराक में बैठा हुआ है, ऐसे करके। अब पैरा नंबर 106 की बात कर लेते हैं। अगर पैरा नंबर 106 की बात कर लेते हैं, ये क्या कहता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 के अंतर्गत आने वाले मामले के सिवाय अन्वेषण की साधारणता स्थल पर ही किया गया और पूर्ण किया जाना चाहिए। मतलब अगर वो कर रहा है अन्वेषण, तो जिस भी स्थल पे कर रहा है वहां पे किया जाना है, पूरी तरीके से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यदि घटना का स्थल जैसे कस्बों में होता है, थाने के निकट हो या कहीं और हो, तो अन्वेषण करता अधिकारी स्थल का परिदर्शन करने और थाने में लौट आने के पश्चात पूर्ण जो भी चीजें वो करके आया पूरी लिखेगा, एक रिपोर्ट तैयार करेगा। संगीन मामला, प्रथम उपलब्ध ट्रेन द्वारा, यात्री गाड़ी में था, मालगाड़ी में था, यात्रा कर रहा था, कैसे कर रहा था, वो सारी चीजें प्रक्रम में देगा ही देगा इसके बारे में। ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ टिप्पणियां हैं, क्या इनमें से पेपर आता है, ये एक क्वेश्चन है, तो इन टिप्पणियों को हम अलग से देखेंगे। अब हम चलते हैं पैरा नंबर 107। देखो कितना बड़ा पैरा है। देखो जब तक बेयर एक्ट को प्रॉपर एक बार हम अपनी नजरों से गो थ्रू नहीं करेंगे, प्रॉपर रीड नहीं करेंगे, तब तक तो हम उसकी पकड़ नहीं पकड़ पाएंगे। हमें एटलीस्ट एक बार, हर एक लॉ स्टूडेंट को, जैसे कि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो हर एक लॉ स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एक बेयर एक्ट के ऊपर कमांड जरूर होनी चाहिए। और वो कैसे बनेगी, जब आप बार बार इसको पढ़ोगे। एग्जाम में जितनी बार इसको पढ़ेंगे तो एमसीक्यू इसी के बीच में से बनते हैं। और आजकल एमसीक्यू का लेवल कैसा कर दिया, सीधा बेयर एक्ट के अंदर से लाइन उठाते हैं और छाप देते हैं। और जिसने बहुत अच्छे बेरट की कमांड पकड़ी होगी वो उसका आंसर फटाफट टिक कर देगा, जिसने नहीं होगी वो रह जाएगा। अभी राजस्थान का पेपर दे के आए हैं, उसमें भी कई चीजें मैच करी हैं, तो एज इट इज बेरट के अंदर से ही उठा के दी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्या हो गया, क्या हो गया, पता नहीं क्यों परेशान होते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं, अन्वेषण अधिकारी को अपने को साक्ष्य अभिलिप्त करने वाला एक लिपिक मात्र नहीं मानना चाहिए। अगर कोई आईओ ऑफिसर है, उसके पास कोई एविडेंस आया, बस उसने लिख के रख लिया, नहीं, उसको उसकी तह तक जाना भी जरूरी है कि भाई जो ये एविडेंस उसके पास आ रहे हैं, जिस चीज का साक्ष्य वो ले रहा है, वो सही भी है या गलत है, ये चीज है। यह उसका कर्तव्य है कि वह देखे और अनुमान करे। हर मामले में अपराध के घटना स्थल और सामान्य परिस्थितियों को अपने विशेष ज्ञान से साक्ष्यों की जांच करने में उपयोग करेगा। तो अगर यहाँ पर मोटा मोटा देखा जाए, तो पैरा नंबर 107 बोलता क्या है, पैरा नंबर 107 ये बोलता है कि जो आईओ होता है, अगर उसको किसी प्रकार का कोई एविडेंस मिल रहा है, तो वो उसकी पूर्णतया जांच करे। अपराधी अज्ञात हो, विनिश्चित हो, उसको खोजेगा। जो स्थानीय पुलिस ज्ञात रहती है, अध्ययन करेगा। साक्ष्य और परिवादियों में जो संदेह होते हैं, उसके विरुद्ध भी सतर्क रहेगा। कई बार क्या होता है, कंप्लेनेंट हमेशा तो सच नहीं बोल रहा होता, कभी कभार आके झूठ भी बोलता है।
है ना? तो वो इस चीज़ पे भी कंसिडर करेगा, इस चीज़ पे भी कंसिडर करेगा। उसे स्मरण रखना चाहिए कि सत्यता का पता चलाना उसका कर्तव्य है। उसे कभी भी तथ्यों के विरुद्ध अपना दृष्टिकोण नहीं बना लेना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जब पुलिस में कोई व्यक्ति जाता है, परेशान है, अपनी शिकायत लेके जाता है और वो ये देखता है कि भई ऐसा का पुलिस वाले अपनी धारणा बना लेते हैं। अरे ऐसा हो गया होगा तभी वो चला गया होगा। आपने ये काम किया होगा तभी ऐसा हो गया होगा। तो देखो एक्ट इस चीज़ के लिए मना करता है कि आप अपना प्रिजम्पशन नहीं बना सकते, अपने दृष्टिकोण तैयार नहीं कर सकते। आप उस पे इन्वेस्टिगेशन करो। समझ आ रही है? आप उस पे क्या करो, इन्वेस्टिगेशन करो। बट पुलिस वाले क्या करते हैं, जनरली अपना दृष्टिकोण थोपते हैं। तो ये काम नहीं है। आप अपना दृष्टिकोण उस पे नहीं बना सकते, अपना माइंड का जो आपका दिमाग चल रहा है उसको नहीं लिख के दे सकते वहाँ पे। ये चीज़ है। उसे ऐसे मामले में जिसे ये विश्वास करने के समाधान कारक हो, अभियुक्त दोषी है, मार्ग से हटकर बचाव के पक्ष के लिए साक्ष्य नहीं खोजना चाहिए, किंतु उसे अपने समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अभियुक्त को सदैव अवसर देना चाहिए, है ना? अगर कोई अभियुक्त है और वो अपने अपने लिए साक्ष्य देना चाहता है कि जी हाँ मैंने ये काम नहीं किया, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था और उसके लिए वो एविडेंस देना चाहता है तो दे सकता है और उसके लिए उसको परमिशन भी देंगे। और साक्ष्य पर सावधानी से विचार करना चाहिए, संदेह नहीं व्यक्त करना चाहिए। विशेष आदेशों के अनुसार उसे अन्वेषण भी करना चाहिए। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। तो ये पैरा नंबर 7 समझ आ गया कि जैसे कई बार होता है कि कुछ चीज़ें अगर उसको लग रहा है कि संदेह है, तो पुलिस वाला अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उस पर्सन का नाम लिख देता है। जैसे मैं अभी कई बार 173 की रिपोर्ट पढ़ती हूँ, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पढ़ती हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, मैं देखती हूँ कुछ अपराधियों के नाम ना, अपराधी नहीं कह सकते, कुछ लोगों के नाम, कुछ एक्यूज़ पर्सन जो पुलिस की नज़र में शक के तौर पर है, उनका नाम भी वो एफआईआर में मेंशन कर देते हैं, संदेह के तौर पर नाम लिख देते हैं। तो कोर्ट में जनरली क्या होता है, हम उन लोगों की बेल लगाते हैं कि देखो ये एफआईआर में इसका नाम लिखा है लेकिन इस पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, पुलिस वाले को पूरा विश्वास नहीं कि हाँ ये इसमें इन्वॉल्व था। तो ऐसे मामले में ऐसे लोगों को बेल मिल जाती है। ठीक है। तो पैरा नंबर आपको कितना पढ़ाया, 106 107, है ना? अब 108 देख लेते हैं क्या कहता है। अन्वेषणकर्ता अधिकारी का पहला पग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172 के विहित की गई केस डायरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट जिस पर वह कार्य कर रहा है उसका समय स्थान अभिलिखित करेगा। केस डायरी के अंदर पुलिस वालों की केस डायरी के अंदर उनकी क्या ड्यूटी बनती है कि जहां पर घटना घटी है उसका उसका उस एफआईआर का नंबर, जिसमें वो कार्य कर रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल, समय और स्थान वो सब लिखेगा। उसमें प्रथम इत्तला रिपोर्ट की प्रतिलिपि करना चाहिए, फोटोकॉपी भी अवेलेबल करानी चाहिए। अन्वेषण करते समय उसे डायरी में वह स्थान और समय जहां पर वो जांच करने जा रहा है वो सब लिखेगा, अंकित करेगा कि मैं ऐसे ऐसे जांच करने गया, मैं इतने लोगों से मिला, मुझे इतने लोगों के बारे में पता चला, लोग कह रहे थे हम उसे जानते हैं, वो यहाँ से गायब हो चुका है। जो भी चीज उसको इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे मिलती है वो सारी चीजें लिखेगा दोस्तों, है ना? तब उसे आरोपित अपराध के स्थान पर निरीक्षण करना चाहिए और परिवादी तथा अन्य व्यक्तियों से जो परिस्थितियों पर प्रकाश डालने में समर्थ हो प्रश्न करना चाहिए, है ना? उसके बाद जो भी परिवादी जो कंप्लेनेंट है उसके हिसाब से जो भी परिस्थितियां हैं उसके साथ जो अन्य व्यक्ति हैं उन सब से प्रश्न करता है। अच्छा, चोरी हुई थी, कितने बजे चोर आया था, कुछ पता है, कितने लोग मौजूद थे उस टाइम घर में? इस तरह के सवाल जनरली पुलिस वाला पूछता है। आप कहाँ थे? आपके घर में कौन-कौन है? जैसे कोई नौकर दिख गया, अच्छा ये क्या है? ये सर्वेंट है, कब से काम कर रहा है? इसकी जाँच करा ली आप लोगों ने? इस तरह के भी सवाल वो आपसे पूछते हैं। उसके बाद अन्वेषण के प्रारंभिक प्रक्रम में उस ग्राम अपराध की नोटबुक को अभिलिखित किसी ऐसे विषय को जानने के लिए जो मामले पर कोई प्रभाव डाल सकता है, उसे भी देखेगा। ये हो गया। अब पैरा नंबर 109। पैरा नंबर 109 क्या बोलता है यहाँ पे? देखो दोस्तों, ये छोटा-सा मेरी तरफ से प्रयास है ताकि आपका जो यूपी एपीओ का पेपर है, उसमें आपको हिंदी में डायरेक्ट पढ़ाने वाले बहुत कम टीचर्स हैं या पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने भी अभी तरफ से एक छोटा-सा प्रयास शुरू किया है कि मैं हिंदी में पढ़ाऊँ, यही डायरेक्ट मैं इंग्लिश में भी पढ़ाऊँगी, दोनों लैंग्वेज में, लेकिन अलग-अलग, एक साथ नहीं। इसी तरह से बाकी जो मेंस के जो एक्ट आने हैं, जो अभी ऐड ऑन हुए हैं, उसमें से मैंने डोमेस्टिक अ, एक मैंने डीवी एक्ट स्टार्ट करा है और उसके बाद मैंने एक डॉरी, ये 2 मैंने एक्ट स्टार्ट किए हैं जो मैं मेंस के हिसाब से पढ़ाऊँगी।
ठीक है, उसमें मैं हो सकता है कि आपको उसमें जो मेंस के क्वेश्चन बनेंगे वो, और बेरेट के ऊपर जो कमांड है वो, और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे कराऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम पैरा नंबर 109 से कल से पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तो क्योंकि ये एक्ट अपने आप में बहुत लेंदी है, लेकिन इसमें से 12-15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसमें से यूपी में ज्यादा आते हैं। केस लॉ की कितनी संभावना है, पेपर में यूपी में केस लॉस आते हैं, ऐसा नहीं है कि केस लॉ नहीं आएंगे। बाकी इस बार का पैटर्न देखते हैं किस तरह का आएगा। जुडिशरी में तो केस लॉस होते हैं और इसमें भी केस लॉस होंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।